हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अगेन एस्टिमेशन के बारे में। कल तक हम सब स्ट्रक्चर पार्ट कंप्लीट किए थे, हमने फ्लोर पीसीसी तक का काम कंप्लीट किया था और आज हम बात करेंगे फ्लोर पीसीसी के ऊपर कि फ्लोर पीसीसी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे आज पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर के ब्रिक वर्क, सील बैंड और लिंटल बीम, कैसे हम उसका कंक्रीटिंग करते हैं, कैसे उसका सटिंग हम मेजरमेंट करते हैं, कैसे ब्रिक वर्क का मेजरमेंट करते हैं, डिडक्शंस का क्या रूल्स है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत। बहुत सारे पार्ट में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट है 17 पॉइंट तक हमने देखा था। अब यहां से बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क फॉर 200 mm वॉल। अब इस सुपर स्ट्रक्चर का जो ब्रिक वर्क है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी बीम के ऊपर ब्रिक वर्क होने वाले हैं, वापस आते हैं अपन अपने ड्राइंग पे। ये चीजें इतनी आसान है ना, देखो ये इसको बोलते हैं हम वर्किंग ड्राइंग। इसको आप ब्रिक वर्क ड्राइंग भी कह सकते हो और हम इसको वर्किंग ड्राइंग का नाम देते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग है। अब ग्राउंड फ्लोर पे यहां ब्रिक वर्क हुआ है। अब ब्रिकवर्क के नीचे बीम तो होगा ही, बिना बीम के हम ब्रिकवर्क कर ही नहीं सकते। यदि आप सोचो कि आप जो फ्लोर पीसीसी है उसके ऊपर डायरेक्ट ब्रिकवर्क कर दो, नीचे बीम का बेस ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो जो ब्रिकवर्क का जो सेल्फ लोड है वो आपकी पीसीसी को फेल कर देगा और वो कोलैप्स हो जाएगा। आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा, जैसे पहले लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता था तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के नीचे पूरे मोटे मोटे नींव होते थे, उसी के ही ऊपर ब्रिकवर्क किया जाता था। अब उसको न्यू के जगह हमने उसको नाम दे दिया बीम, कि अब छोटे छोटे बीम और फ्रेम स्ट्रक्चर आ गए हैं जो डायरेक्ट कॉलम पे लोड ट्रांसफर करते हैं। तो जिस भी जगह पे ब्रिकवर्क हुआ है वहां ब्रिक बीम है ही। चेक कर लेते हैं कि ये आपका ड्राइंग है जिसको हम बात कर रहे हैं ब्रिकवर्क ड्राइंग, और इसी के नीचे हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग भी मैंने रखा हुआ है। सो ये आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग है। तो यहां पे देखो इसी सेक्शन की बात करते हैं। ये ऊपर का PB1 प्लिंथ बीम 1, ये भी PB1, क्योंकि सेम सेक्शन है तो इसमें नाम सेम दिया हुआ है। एक यहाँ भी बीम है, एक छोटा सा रूम यहाँ दिख रहा है, छोटा सा रूम यहाँ दिख रहा है, सारे बीम है, सब बीम दिख रहे हैं। अब यही सेक्शन मैं आपको ब्रिक वर्क में दिखाता हूं कि नीचे ब्रिक वर्क में भी हमारे पास सेम चीज है। ये देखो, जो PB1 था अब उसके ऊपर क्या आ गया है, ब्रिक वर्क आ गया है। यहां भी PB1 था, उसके ऊपर भी ब्रिक वर्क आ गया है। ये छोटे छोटे रूम दिख रहे थे, देखो यहां जो बीम था उसके ऊपर ब्रिक वर्क है। ये पार्टीशन बीम था, ये भी एक ब्रिक वर्क है, मतलब कॉलम के बीच में एक बीम है तो ये पार्टीशन वॉल हो गया। ये बेडरूम है, ये किचन है, सर जगह जहां जहां बीम था वहां वहां हमने ब्रिक वर्क कर दिया है। तो हम ब्रिक वर्क का नाम भी ना अपने बीम के नाम से ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बार बार नाम चेंज नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा है तो छोटू, बड़ा हो गया तो बड़ू, ऐसा नहीं होता ना, कि जब उसका नाम बचपन में छोटू रखा गया है तो मरते दम तक उसको छोटू ही बोला जाएगा। तो उसी तरीके से एक सेक्शन को, एक एरिया को हमने नाम दे दिया ग्राउंड बीम 1, ग्राउंड बीम 2 या प्लिंथ बीम 1, प्लिंथ बीम 2, जो भी उसको नॉमेनक्लेचर आपने दिया है वो नॉमेनक्लेचर हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इस आगे बढ़ाते जाने के लिए हम क्या करें, जैसे कि एक सवाल आया था, मैं आप उसको क्लियरिफाई करता हूँ। एक सवाल पूछा था क्या कि सर ये जो आपने ये हम मेजरमेंट बुक देख रहे हैं इसमें क्या नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ मिलता है? नहीं मिलता भाई, ये सब लिखना पड़ता है। ये तो मैं आप लोगों के लिए एक फाइल बना दिया हूँ कि मेजरमेंट बुक के ऊपर मैंने ये सब थोड़े से एनिमेशन टाइप आपको 3D में दिखा दिया हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा हो, क्योंकि मैं लिखता तो बहुत समय लग जाता और लिखा हुआ है तो आप लोगों के लिए आसानी है। आप लोगों को PDF भी अवेलेबल कर रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा सीखने में। अल्टीमेट मैटर है यार सीखना, कैसे सीखना है, किस तरीके से सीखना है, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो आप हमको सजेस्ट करो। हम हर एक प्रयास करेंगे आप लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाने के लिए। और कल के जो हमारा लेक्चर था 1 घंटे का, उस 1 घंटे को हमने एप्लीकेशन पे फ्री कर दिया है, क्योंकि YouTube पे रखना उचित नहीं था, इसलिए उसको हमने एप्लीकेशन में रख दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे दिखाएगा 7 डे वेबिनार। 7 डे वेबिनार को आप क्लिक करोगे, दैट इज टोटली फ्री, देयर इज नो एनी कॉस्ट यू हैव टू पे। वो फ्री है और लिमिटेड टाइम के लिए ही है। यदि आपको रिकॉल करना है तो वहाँ जाके आप तुरंत रिकॉल कर सकते हो और एक समय के बाद उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। बात करते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क फॉर 200 mm वॉल। 200 mm वॉल के लिए, 200 mm वॉल का मतलब क्या होता है कि वॉल बनाया क्यों जाता है। पहले तो हम ये समझते हैं कि वॉल बनाने की जरूरत क्यों है। भाई वहां पे लकड़ी लगा दो, आप प्लाई लगा दो, ब्रिक से क्यों बना रहे हो? प्लाई भी तो आप पार्टीशन का काम कर जाएगा।
लेकिन हीट ट्रांसफर करता है, बाहर से हीट ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा मोटा वॉल रखते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन है प्लाई रखेगा कोई लात मारेगा तो गिर सकता है, इसलिए हम थोड़ा मोटा बनाते हैं। तो 100 mm का ही वॉल बना सकते हैं, क्योंकि अंदर तो 100 mm का वॉल होता है, सब इंटरनल जो पार्टीशन वॉल होते हैं 100 mm के होते हैं, लेकिन इंटरनल वॉल पे कोई तोड़ के बाजू नहीं जाएगा, उसके लिए दरवाजा है कि भैया यहां से मेरे को यहां जाना है तो मेरे लिए दरवाजा है। लेकिन यदि मेरे को बाहर से अंदर आना है तो इसको इतना मजबूत रखा जाए जिससे कि कोई तोड़ के आसानी से ना आ सके, इसलिए 200 mm वॉल होता है। और सेफ्टी रीजन, अगेन सेफ्टी रीजंस के लिए हम 200 mm वॉल के यूज करते हैं। और कोई टिक के खड़ा हो, पता चला कोई बाहर से टिक के खड़ा है या गाय बैल रगड़ रहे हैं, दीवार गिर गया, तो सारे सेफ्टी रीजंस के कारण हम आउटर्स वॉल को, जितने भी आउटर वॉल मिलेंगे आपको आपके बिल्डिंग में, सब के सब 200 mm के होंगे। वो 200 mm का मतलब हो जाता है क्या 8 इंच। यदि फ्लाई एश ब्रिक यूज कर रहे हैं तब, यदि आपके यहां रेड ब्रिक यूज कर रहा होगा तो वो हो जाता है 9 इंच। 225 mm का वो आपका ब्रिक का साइज होता है, तो हमको 9 इंच वॉल मिलता है। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट टेंडर है तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कर दिया है कि आपको फ्लाई एश ब्रिक यूज करना है, क्योंकि फ्लाई एश कंटेंट जो प्लांट्स के हैं बहुत ज्यादा है। यदि हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फ्लाई एश के पहाड़ मिलेंगे आगे चल के, इसलिए फ्लाई एश यूज करना कंपलसरी है। तो इस पार्ट को क्या करते हैं हम कि आउटर वॉल 200 mm। तो ये ड्राइंग देखो, इस ड्राइंग पे अलग से मेंशन होगा ये सारे, जहां जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे दिख रहे होंगे, ये सारे आउटर वॉल, ये सब के सब 200 mm के। तो ये किस वॉल पे हैं दिख रहा है? सेम ऐसे ही नीचे भी बहुत सारे वॉल हैं, समय लग जाएगा। तो जितने भी आउटर वॉल हैं ये किस बीम के ऊपर हैं, तो आपका काम क्या होगा, आप ये ड्राइंग को लेफ्ट साइड रखो, बीम वाली ड्राइंग राइट साइड रखो। इसी के नीचे मैं बीम की ड्राइंग की बात कर लेता हूं। ये देखो, It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. तो जो बीम का नाम दिए थे हमने नॉमेनक्लेचर पे, हमको जो देना है, जब हमने ग्राउंड बीम ब्रिक वर्क किया था या बीम डाला था तो GB1 GB2 नाम दिए थे, तो किस बीम के ऊपर कौन सा ब्रिक वर्क है, सेम डायमेंशन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क फॉर 200 mm वॉल, 18th नंबर की अपन बात कर रहे हैं। तो GB1 GB2 GB3 GB4 GB5 एंड सो ऑन, जितने नंबर्स ऑफ ब्रिक बीम है उसके ऊपर का कितना लेंथ में ब्रिक वर्क हो रहा है। अब लेंथ कैसे मेजर करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि लेंथ मेजर करने के लिए एकदम सिंपल सा उपाय है कि आप क्या करो, कॉलम के फेस से दूसरे कॉलम के फेस तक जितना दूर में ब्रिक बीम की कास्टिंग हुई है, बीम के ही ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे तो लेंथ सेम रहेगा। कुछ लोगों का कहना होता है सर कहीं पे दरवाजा नहीं होता तो क्या करें, तो क्या हम, जैसे यहां पे दरवाजा है तो बीम तो पूरा का पूरा यहां तक कास्ट हुआ होगा, बीम तो पूरा यहां तक कास्ट हुआ होगा, लेकिन ब्रिक वर्क तो आधे ही पार्ट में हो रहा है, ब्रिक वर्क तो यहीं तक हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो हम जो मेजरमेंट लेंगे ना, तो मेजरमेंट सिर्फ ब्रिक वर्क का नहीं लेंगे, हम थ्रू आउट मेजरमेंट लेंगे, कॉलम फेस टू कॉलम फेस, मतलब पूरा बीम का लेंथ लेंगे और दरवाजे का जो साइज है उसको हम डिडक्ट कर देंगे। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। रीजन क्यों है दरवाजे का साइज क्यों डिडक्ट करेंगे, क्योंकि दरवाजे के ऊपर ब्रिक वर्क फिर से हो रहा है। यदि हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेजरमेंट ले लिया तो जो दरवाजे के सेक्शन के लिंटल के ऊपर का जो ब्रिक वर्क होगा ना उसका मेजरमेंट छूट जाएगा हमसे, या फिर हमको अलग से उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग से ऐड नहीं करते, हम पूरा लेंथ का मेजरमेंट ले लेते हैं कि यहां पे हम पूरा लेंथ लिखते हैं, टोटल लेंथ, यहां पे टोटल लेंथ लिखेंगे और उस टोटल लेंथ के बाद ये उसकी विड्थ 200 mm का है तो वॉल्यूम निकालना है। हाइट चेक करने के लिए हमको चाहिए सेक्शन कि कहां तक ब्रिक वर्क होगा ना, तो हमको क्या चाहिए सेक्शन। तो ब्रिक वर्क का सेक्शन चेक कर लेते हैं भैया, यहां पे कोई सेक्शन है क्या, यहां पे कोई भी एक सेक्शन लेते हैं, जैसे सेक्शन CC, ये देखो यहां पे कटा हुआ है, ये सेक्शन CC, ये दीवार काटा है, यहां से मैं देख रहा हूं तो ये सेक्शन दिखेगा, तो यहां पे विंडो, बीच में विंडो दिखेगा, इधर पूरा घर दिखेगा, इधर छज्जा दिखेगा, ये छज्जा दिख रहा है, उम्मीद करता हूं यार दिख रहा होगा कि यहां से यदि मैं काटा हूं तो बीच में विंडो दिख रहा है, ये छज्जा दिख रहा है
और इधर आगे रूम दिखेगा। तो सेक्शन सी कहां पे है, देखो ये लिखा है सी और यहां भी लिखा है सी। तो सेक्शन सी देख लेता हूं मैं, कहां लिखा हुआ है, सेक्शन एफ है, BB, HH, JJ, CC, ये है सेक्शन CC। देखो काटा था विंडो से, तो ये विंडो दिख रहा है, ये छज्जा बाहर दिख रहा है, इधर अंदर बेडरूम दिख रहा है। तो देखते हैं इसने क्या किया हुआ है। ये प्लिंथ लेवल है, ये आपका प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल से ऊपर 900 mm पे ये सील बैंड दिया हुआ है। प्लिंथ लेवल से 900 ऊपर सील बैंड। विंडो का जो बॉटम लेवल होता है ना, उसको बोलते हैं सिल लेवल। क्या? विंडो का जो बॉटम लेवल होता है उसको बोलते हैं हम सिल लेवल। दरवाजे के लिए सिल लेवल क्या होगा फिर? तो दरवाजे का जो बॉटम लेवल दैट इज प्लिंथ लेवल ही दरवाजे का सिल लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड 00। और विंडो के लिए सिल लेवल क्या हो जाएगा? 900 mm। हम विंडो के लिए सिल लेवल की बात कर रहे हैं। अब इस सिल लेवल में क्या क्या काम हुआ है, यहां तक ये जो कुछ अलग से डार्क दिख रहा है, यहां पे मैं इसको दिखा देता हूं। ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सील बैंड। ये दिख रहा है, ये इट इज सील बैंड। सील बैंड यहीं कहीं लिखा होगा, देखो RCC सील एंड फाइन प्रोजेक्शन, थोड़ा सा उसमें प्रोजेक्शन भी है, RCC सील एंड फाइन प्रोजेक्शन। और ये है टोटल जो RCC का सील बैंड का थिकनेस होता है ना, सील बैंड। क्या बात करें हम? सील का बैंड। अब इसका थिकनेस कितना है? जब कोई भी कंक्रीट का थिकनेस, हाइट की बात करें अपन, माफी चाहता हूं, थिकनेस नहीं हाइट, जिस भी कंक्रीट का थिकनेस 50 mm के 50 mm होता है, तो 50 mm में सिर्फ एक ही पार्ट है RCC का, तो दैट नॉट RCC, दैट इज PCC, DPC की बात करते हैं अपन। वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, तो हम उसको DPC बात करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स में यूज हो रहा है। और यदि 100 mm, 10, 150 mm, 170 mm, 130 mm, जो भी हाइट कंक्रीट का 200 mm से कम होगा, क्या बोल दिया? जो भी कंक्रीट का हाइट 200 mm से कम होगा उसको हम कहते हैं बैंड, नॉट अ बीम। तो सील में जो कंक्रीट का थिकनेस होता है वो 100 mm, 150 mm एज पर डिजाइन, जैसा डिजाइन दिया आर्किटेक्चरल ड्राइंग देख लेते हैं, सब हमारे पास अवेलेबल होगा। बिना बताया था, कल भी हम बात किए थे कि एजम्पशंस पे बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास सेक्शन होगा छज्जे का भी, कहां है देख लिया जाए। ये देखो यहां पे आपको दिया हुआ है कि जो सील बैंड है, ये विंडो है, एक विंडो के नीचे छज्जा बना रहे हैं और एक विंडो के ऊपर छज्जा बना रहे हैं। दोनों प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ऊपर से भी निकला हुआ है, नीचे से भी निकला हुआ है। तो ये जो नीचे से निकला है, ये नीचे के लिए प्लेटफॉर्म दिया हुआ है विंडो का, और इसकी हाइट दिया है 150। तो ये बीम होगा कि बैंड? इट्स बैंड, क्योंकि 150 mm का है। तो हम यहां पे जो इसकी हाइट है, ब्रिकवर की हाइट में 150 mm माइनस कर देंगे, क्योंकि ब्रिकवर की हाइट में 150 mm यूज हो ही नहीं रहा है। वापस आते हैं हमारे सेक्शन पे। ये था हमारा सेक्शन, ठीक है। तो हमने एक को माइनस कितना करना है? ये 150 mm में ब्रिकवर्क नहीं होगा। वापस देखते हैं बीम। बीम तो बीम का कहां लिखा? RCC लिंटल एंड छज्जा। अभी RCC लिंटल और छज्जा जो बीम है, अगेन लिंटल का जो बैंड है कि बीम का चेक करने के लिए वापस हम ड्राइंग पे जाएंगे। तो ये कितना mm का थिकनेस है ये चेक करना है हमको। तो वापस हम अपने ड्राइंग पे चलते हैं, लास्ट में था कहीं ये सेक्शन डेप्थ एज ओपनिंग साइज। ओह, यहाँ तो डेप्थ दिया ही नहीं, ओपनिंग साइज बोल दिया। यहाँ 150 mm दिया हुआ है और डेप्थ एज ओपनिंग साइज। तो यहाँ पे सेक्शन नहीं दिया है बीम का, आपके लिंटल का डिटेल नहीं दिया है। डेप्थ एज ओपनिंग साइज, जितना ओपनिंग का साइज है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ओपनिंग का साइज और देख लेते हैं, कहीं पे दिया है क्या? सिंगल लिंटल अप टू 150 मीटर स्पान। हाँ, ये देखो दिया है। यदि आपका स्पान का लेंथ, जैसे विंडो का लेंथ है 1.5 मीटर तक, तो आपका जो हाइट होगा वो होगा 150 mm। ड्राइंग पे दिया हुआ है 150 mm। फिर है यदि आपका जो सिंगल लिंटल अप टू 1.0 मीटर स्पान, यदि आपका विंडो का साइज या दरवाजे का साइज 1 मीटर तक का है, तो आपके जो हाइट होगा वो भी 150 mm का, और थिकनेस 1.5 मीटर स्पान के लिए 200 mm है और 1 मीटर स्पान के लिए 100 mm है। और कुछ दिया है क्या? सिंगल लिंटल अप टू, देखो एक और हैवी वाला भी दिया हुआ है, सिंगल लिंटल अप टू 2.6 मीटर स्पान। यदि आपका स्पान लेंथ 2.6 मीटर के आसपास है, तो जो आपका
थिकनेस होगा 200 mm का थिकनेस होगा और हाइट होगा 200 mm का। लिंटल अलग अलग जोन पे अलग अलग टाइप का लिंटल का सेक्शन दिया हुआ है। एक और दिया हुआ है, 2 है, क्या है, कंटिन्यूअस लिंटल ओवर 200 mm थिक वॉल, कि जो ब्रिक वर्क है 200 mm का और उसमें कंटिन्यूअस ब्रिक वर्क लिंटल बीम देना है, जहां पे कोई ओपनिंग नहीं है, ना दरवाजा है ना वहां पे विंडो है, तो उसके जगह पे 100 बाई 200 mm का जो हाइट होगा वो 100 mm का होगा और जो थिकनेस होगा वो ब्रिक वॉल का ही थिकनेस होगा 200 mm का। ये लिंटल का साइज दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, द लास्ट वन इज कंटिन्यूअस लिंटल स्टीरअप्स 100 mm थिक वॉल, कि जब 100 mm जो इंटरनल वॉल है वहां के ब्रिकवर्क के लिए जो हाइट और सेक्शन दिया हुआ है वो है 100 mm बाई 100 mm। तो 5 तरीके का हमको लिंटल का साइज दिया हुआ है कि जब विंडो और ओपनिंग का साइज, विंडो डोर या ओपनिंग जो नीचे का ओपनिंग होगा वो 1.5 मीटर तक होगा तो 150 बाई 200 का उसमें लिंटल लगना है। यदि 1 मीटर का होगा तो 150 बाई 100 का लिंटल बीम लगेगा उसमें। अब लिंटल बैंड है ना ये सब। फिर है सिंगल लिंटल अप टू 2.6 मीटर स्पान, यदि आपके ओपनिंग साइज 2.6 मीटर का है तो उसमें 200 बाई 200 का सेक्शन लगेगा। सिर्फ ब्रिकवर्क के ऊपर काम करना है तो 100 बाई 200 का सेक्शन लग जाएगा। एंड द लास्ट वन इज कंटिन्यूअस लिंटल 100 mm ब्रिकवर्क के ऊपर यदि आप लिंटल बीम दे रहे हो या लिंटल बैंड दे रहे हो तो वहां पे 100 बाई 100 का ही सेक्शन लगेगा। क्लियर है? इट्स अ ड्राइंग रीडिंग ओनली। अब हम बात करते हैं वापस हमारे ब्रिकवर्क में आते हैं, सेक्शन पे आ रहे हैं हम कि क्या क्या कहां कहां दिया हुआ है। यह है सेक्शन हमारा। अब यहां पे एक विंडो है, ये विंडो है तो हमको चेक करना है यहां पे, लेकिन लिंटल का साइज क्या होगा। तो ये विंडो कौन सा है, तो हम सेक्शन सीसी देख रहे थे, तो सेक्शन सीसी में देखते हैं कौन सा विंडो लगा है भैया। देखो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सेक्शन सीसी है उसमें यहां पे लिखा गया है B1, जो विंडो का नाम है B1। तो B1 का साइज चाहिए हमको, तो ये भी यहीं पे ही दिया रहेगा। ये देखो ये कहां गया, B1 है कि BW है, ये इट्स B1 और BW, इट्स BW ओनली। देख लेता हूं कहीं क्लियर दिख रहा होगा तो। ये BW है यार, ये थोड़ा सा इनलार्ज कर देना, इतने बड़े स्क्रीन में तो ये फट जा रहा है। इट्स BW। तो BW का सेक्शन यहां पे दिया हुआ है, ये 1.753 इंटू 1.2 मीटर। BW का साइज क्या है, 1.73। क्या हमारे पास कोई सेक्शन था क्या 1.73 के आसपास? 1.5 mm का था, 1.5 मीटर का था। 1 मीटर और 1.5 मीटर, एक था 2.6 मीटर। तो हम 1.5 मीटर का जो सेक्शन था बीम का, कितना, 150 बाई 100, हम इसको यहां पे ले लेंगे कि जो सेक्शन हमने निकाला था ये सेक्शन, तो ये लिंटल का थिकनेस हो जाएगा 150 mm। 150 mm हाइट हो गया। सिर्फ हाइट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमको ब्रिकवर्क हाइट निकालना है। हमको क्या करना है, ब्रिकवर्क हाइट, तो जितने उसके बीच बीच में कटिंग है वो सबको हम हटा देंगे। ये हो गया हमारा 150 mm का ब्रिकवर्क। अब देखते हैं कि ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट यहां से लेके स्लैब के टॉप तक, आपके फ्लोर से लेके स्लैब के टॉप तक का हाइट कितना दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 3 मीटर, कि स्लैब के टॉप से फ्लोर का टॉप 3 मीटर का सेक्शन है। अब इस 3 मीटर में 3 चीज हमको हटा दिए हैं। एक पहले सील बैंड हटा दिए हैं 150 mm का, दूसरा हमने लिंटल बैंड हटा दिया 150 mm का, एक है ये आपका बीम। बीम के नीचे तक ही ब्रिक वर्क होता है, स्लैब के टॉप तक ब्रिक वर्क थोड़ी होता है, बीम के नीचे तक ब्रिक वर्क होगा। तो ये बीम का साइज क्या है ये हमको चेक करना है। तो स्लैब बीम का साइज के लिए हम कौन सा ड्राइंग देखेंगे, रेनफोर्समेंट ड्राइंग, स्लैब बीम का रेनफोर्समेंट ड्राइंग देखेंगे। तो वापस चेक करते हैं हमारे स्लैब बीम का रेनफोर्समेंट ड्राइंग। यहां पे नाम दिया होगा लेआउट प्लान ऑफ फ्लोर बीम एंड डिटेल, यही है हमारा फ्लोर बीम। तो यहां पे सेक्शन देख लेते हैं क्या है भैया, 250 बाई 350। तो 250 और 350 में हाइट और विड्थ कौन सा है बताओ। आपसे पूछ रहा हूं मैं कि पहला वाला क्या होता है, 250 मतलब उसकी थिकनेस, 250 की थिकनेस है, और 350 मतलब हाइट। तो स्लैब बीम का हाइट क्या हो गया, दैट इज 350। तो वापस सेक्शन पे आते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं कि जो स्लैब बीम का हाइट है वो है 350 mm। तो 3 मीटर में
3 मीटर में हमको क्या क्या माइनस करना है? पहले सील बैंड माइनस करना है 150, फिर लिंटल बैंड माइनस करना है 150 और हाइट स्लैब बीम माइनस करना है 350। तो कितना हो गया? 300 600 650 माइनस हो जाएगा 3000 में, तो कितना बचेंगे? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, 2350 mm। तो ब्रिकवर्क की हाइट कितनी हो गई? 2350। तो यहां पे लिख देंगे हम 2.35, ये हमारी हाइट हो गई। लेंथ, तो बीम का लेंथ रहेगा। नंबर्स ऑफ वॉल, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे बीम के कितने नंबर्स होते हैं, कि आप वापस आओ ड्राइंग पे, कि आप ये ग्राउंड बीम 1 की बात कर रहे थे। It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. ग्राउंड बीम 1 की, तो ये वाली, ये बीम और हमने कल बात किया था इस पे, ये बीम, ये चारों बीम सेम है, तो नंबर्स ऑफ वॉल कितने आ जाएंगे? 4। क्लियर है? उसी तरीके से हर एक बीम का, जितने सारे आपके पास बीम के ऊपर ब्रिक वर्क हुए हैं, वो सारे ब्रिक वर्क को हम कंटिन्यूअस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम कंटिन्यू लिखते जाएंगे। इसकी बात करते हैं। एक्चुअली वीडियो शॉर्ट में इसलिए है क्योंकि यार यहाँ पे पूरा समझा पाना पॉसिबल नहीं है। हम अपने पूरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में ऑफलाइन पे और ऑनलाइन में एकदम डिटेल में हर एक बीम की बात करते हैं। यहाँ पे 2-3 करके छुड़वा नहीं दिया जाता, आपसे हर एक बीम का मेजरमेंट करवा के लिखवाया जाता है, जिससे कि आपको अच्छे से सीखने मिले। अगली बात करते हैं हमारे विंडोज डिडक्शन एंड डोर डिडक्शन। जिस ब्रिक वर्क वॉल को आपने लिया है, जहां जहां पे आपने ब्रिक वॉल को कंसीडर किया है, अब उस वॉल पे चेक कीजिए कि क्या वहां पे दरवाजे और विंडो हैं क्या। चेक करते हैं कि जहां जहां हमने लिया है, हमने अभी यही वॉल को लिया है, इस वॉल को, इसमें हमारा एक विंडो है, इसमें हमारा एक विंडो है। यदि हम हमारे को किसी दूसरे वॉल को लेते, जैसे कि ये देखो, यहां पे हम इस वॉल को लिए होते तो यहां पे दरवाजा है, एक विंडो नहीं है। कोई ऐसा भी है क्या भैया कि जहां दरवाजे भी हो और विंडो भी हो? मैं देख लेता हूं एक बार, जहां पे दरवाजे भी हो और विंडो भी हो, कोई ऐसा वॉल है क्या? नहीं, ऐसा कोई वॉल तो नहीं दिख रहा जहां पे दरवाजे भी हो और विंडो भी हो। लेकिन जहां जहां पे जैसा होगा, इस वाले वॉल को यदि आपने लिया होगा, इस वाले वॉल को, तो यहां पे एक विंडो है। तो जिस वॉल को आपने कंसीडर किया है आपके मेजरमेंट पे, उसमें यदि डोर और विंडो है तो विंडो का डिडक्शन होगा, डोर का डिडक्शन होगा। फुल साइज होगा, जितना एरिया वो कवर करता है। नंबर्स में बात करते हैं, जैसे कि हम BW की ही बात कर रहे थे, इस वाले वॉल की बात कर रहे थे। यहां पे BW है जिसका साइज क्या था? 1.735 विड्थ था। हाइट कितना था? 1.2। देखो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं यार, ये सब यहां लिखा हुआ है, सब ड्राइंग पे मेंशन है। BW 1.735 इंटू 1.2 मीटर का उसका एरिया है, तो हम वहां से माइनस कर देंगे। तो लेंथ और ये हाइट दे दिया है, तो विंडोज में लेंथ क्या आ जाएगा? 1.735। विड्थ, कौन से विड्थ का? विंडो का विड्थ तो नहीं होता ना, ब्रिकवर्क के विड्थ में आप उसको ओपन कर रहे हो तो उतना ही विड्थ माइनस हो जाएगा। और हाइट है 1.2। नंबर्स ऑफ विंडो कितने हैं भैया? 4 दीवार है, हर दीवार पे ये विंडो है, यहां पे भी है, इधर भी है, उस साइड में भी है, तो यहां पे नंबर्स 4 आ गए। पूरा हमने क्या कर दिया? जितना ओपनिंग एरिया था उसको हमने डिडक्ट कर दिया। सेम उसी तरीके से डोर डिडक्शन, जितने नंबर्स ऑफ डोर होंगे आप उसको डिडक्ट कर दोगे। ये हम बात कर रहे हैं 200 mm वॉल के लिए। CPWD क्या कहता है कि जितने भी आपके जो ब्रिक वॉल हैं, या फुल साइज फुल लेंथ ब्रिक वॉल कहते हैं, सॉरी फुल थिक ब्रिक वॉल कहते हैं, जितने भी आपके ब्रिक के साइज के ब्रिक वॉल हैं या उससे ज़्यादा के साइज के हैं, जैसे 200 mm हो गया, या 0.25 मीटर हो गया, या 300 mm का वॉल हो गया, या 400 mm का वॉल हो गया, 500 mm का वॉल हो गया, तो ये सारे थिक वॉल के लिए हम क्यूबिक मीटर में, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्यूबिक मीटर में कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे क्या कहता है कि यदि आपका ब्रिक वॉल हाफ थिक वॉल हो, हाफ थिक वॉल का क्या मतलब होता है? जो आपका ब्रिक का साइज है उसको आधा काट दो, उस साइज का यदि आप ब्रिक वर्क कर रहे हो तो आप उसको एरिया में निकालोगे, सिर्फ लेंथ और हाइट को कैलकुलेट करोगे। यहां पे हम बात करेंगे
एरिया का। उसके पीछे का रीजन है सिर्फ और सिर्फ रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस कि उसने पूरे थिक वॉल का जो रेट एनालिसिस लिया है वो क्यूबिक मीटर में रेट एनालिसिस लिया है, और जितने भी हाफ थिक वॉल का है उसका रेट एनालिसिस उसने स्क्वायर मीटर में लिया है। यदि आपके स्टेट में, आपके जोन पे 100 mm वॉल का भी जो रेट एनालिसिस, जो आपका एसओआर है, डीएसआर है, उसमें रेट एनालिसिस एम क्यूब में लिखा होगा तो आपको मोड ऑफ मेजरमेंट एम क्यूब में ही करना पड़ेगा। ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको कोई बोल रहा है कि आप अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाने का आपको 500 रुपए लेगा। वो क्या हो गया? वो वन टाइम फिक्स हो गया कि आपको घर से लेके रेलवे स्टेशन तक जाने का 500 रुपए लेगा। वहीं पे आपको कोई दूसरा आदमी बोल रहा है कि भैया मैं आपको घर से लेके रेलवे स्टेशन जाऊंगा लेकिन हर 10 कदम का 50 रुपए लूंगा, हर 10 कदम का 50 रुपए, और लगना उतना ही अच्छा है। दोनों के मोड ऑफ मेजरमेंट पे पैसा 500 रुपए ही लगेगा, लेकिन जब जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो जो 500 रुपए वो भी तो बढ़ाएगा ना। यदि 50 कदम का वो 50 रुपए ले रहा है तो 500 रुपए के लिए कितना कदम हो जाएगा? 50 इंटू 10, 500 कदम का है तो 500 रुपए लेगा, और वो पहले ही कैलकुलेट करके बोल दिया मैं आपसे 500 रुपए लूंगा। तो दोनों का पेमेंट का अमाउंट सेम होगा। मेजरमेंट किसी भी तरीके से करें, उसी तरीके से जब रेट एनालिसिस एम क्यूब में दिया हुआ है तो हमको जो मेजरमेंट करना है वो लेंथ विड्थ हाइट से मेजरमेंट करेंगे, और जब हमको रेट एनालिसिस स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, माफी चाहता हूं, ये स्क्वायर मीटर है, जब आपको रेट एनालिसिस स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है तो आपको मोड ऑफ मेजरमेंट भी स्क्वायर मीटर में ही करोगे। जैसी जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात करते हैं ना, तो लाठी मतलब एसओआर, भैंस का मतलब आपको फॉलो करना है मोड ऑफ मेजरमेंट। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्क्वायर मीटर में आपको कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? जो 100 mm यहां पे जो हम ब्रिक वर्क कर रहे थे तो वॉल का थिकनेस लिख रहे थे 200 mm। अब यहां पे सिर्फ वॉल का थिकनेस नहीं लिखेंगे, यहां पे वॉल का थिकनेस नहीं आएगा, लेंथ उसी तरीके से मेजर किया जाएगा जिस तरीके से जिस बीम के ऊपर उसका ब्रिक वर्क है। जितने भी इंटरनल वॉल हैं उसका थिकनेस अलग है, ये जितने इंटरनल वॉल हैं उसका थिकनेस अलग है, ये इंटरनल वॉल के थिकनेस अलग हैं, सब 100 mm के हैं। इंटरनल वॉल मतलब एक फ्लैट के इंटरनल का वॉल, जैसे बाथरूम का वॉल हो जाता है, सब 100 mm के हैं। तो ये सारे मेजरमेंट, जो उसका बीम का साइज था, लेंथ की बात कर रहे हैं अपन, जो उसके बीम का लेंथ था वही हम लेंथ यहां लिखते जाएंगे। हाइट में अगेन सेम कैलकुलेशन, सेम आप सेक्शन देखोगे कैलकुलेशन सेम होगा, बस उसमें क्या था 100 mm वॉल के ऊपर का जो बीम लिंटल बीम का साइज था, 100 mm वॉल के ऊपर जो लिंटल बीम का साइज था, यहां सील बैंड 150 mm का ये हर जगह, और जो लिंटल बीम की बात कर रहे हैं वो 100 mm के लिए कितना था, एक बार और दिखाई देता हूं आपको जिससे कि आपका कंफ्यूजन पूरा का पूरा दूर हो जाए। कंटिन्यूअस लिंटल स्ट्रिप 100 mm थिक वॉल, 100 mm वॉल थिकनेस के लिए जो हाइट है वो 100 mm का है। तो हम उस सेक्शन में क्या करेंगे? देखो ये इतनी सारी ड्राइंग का कॉम्बिनेशन से ही काम हो पाता है यार, ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार ऐसे ड्राइंग देखो और एस्टिमेशन कर लो। हर एक ड्राइंग के सेक्शन को रेफरेंस लेना होता है, पूरा डिटेलिंग हम पहले से ही अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं सारे एस्टिमेशन के लिए। आपको 10 मिनट्स का एस्टिमेशन मैंने वेबिनार में बताया था, यदि आपने वेबिनार अटेंड किया होगा तो, कि किस तरीके से हम 10 मिनट में एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। हमने पूरा का पूरा एक एक्सेल फॉर्मेट बना के दिया हुआ है आपको कि बस आप एक गिवन डेटा पुट करो, आपको वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा। ये मैंने जो ये थिकनेस हो गया ये 100 mm का, तो जो यहाँ से 150 mm सील बैंड था वो 100 mm का हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3, 4, 5 और 1 6, तो जो ये हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2400 ब्रिकवर्क के लिए हाइट। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो ब्रिकवर्क का हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा 2.4 मीटर। तो लेंथ इंटू 2.4 मीटर इंटू नंबर्स, कितने नंबर्स ऑफ वॉल हैं। तो जिस वॉल पे आप 100 mm का ब्रिकवर्क कर रहे हो, जिस वॉल पे आप 100 mm का ब्रिकवर्क कर रहे हो, इसका लेंथ कितना है और नंबर्स ऑफ कितने हैं। जैसे कि ये जो ब्रिकवर्क है, ये जो ब्रिकवर्क है, ये वॉल और सेम इधर के वॉल, ये वाले वॉल और ये वाले वॉल सेम है। तो 4 वॉल एक्चुअली सब सिमेट्रिक है, एक फ्लैट में सब मिरर इमेज है, इसलिए सारे वॉल सेम है। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 4। सेम उसी तरीके से सारे डिडक्शन के लिए भी वही काम करेंगे जैसे हमने 200 mm वॉल में किया था। बस जैसे कि 200 mm वॉल पे हमने यहाँ पे थिकनेस लिखा था, हम यहाँ पे थिकनेस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको लेंथ इनटू हाइट एरिया कैलकुलेट करना है। आगे लेके चलता हूँ मैं। अब
आगे बात करते हैं ब्रिकवर्क के बाद अब जो सील बैंड कंक्रीट और उसकी शटरिंग की है। जिस तरीके से आपने ग्राउंड बीम का कैलकुलेशन किया था ना कि लेंथ निकाले थे, उसको विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाले थे, सेम हम सील बैंड और लिंटल बीम या लिंटल बैंड के लिए भी वही कैलकुलेशन करते हैं, सेम एज इट इज। बस इसमें थोड़े से डिडक्शन हो जाते हैं क्योंकि सील बैंड कहां नहीं होगा। देखो अब जहां जहां पे सील बैंड किसके ऊपर होगा, ब्रिकवर्क के ऊपर, और बीम तो पूरा यहां से लेके यहां तक है, बीम तो पूरा यहां से लेके यहां तक है, लेकिन ब्रिकवर्क तो सिर्फ आधे में ही है, ब्रिकवर्क तो यहीं तक है, तो सील बैंड भी तो ब्रिकवर्क के ऊपर ही होगा। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम डिडक्ट कर देंगे हमारे सील बैंड के कंक्रीटिंग के कैलकुलेशन पे। आइए वापस आते हैं चेक करने के लिए। तो जितने वॉल आपने बनाए हैं, यहां पे जितने वॉल का मेजरमेंट आपने लिया है फॉर 200 mm वॉल, तो उसमें सील बैंड का जो थिकनेस होगा वो 200 mm होगा, और 100 mm वॉल के लिए जो सील बैंड का थिकनेस होगा वो 100 mm ही होगा, क्योंकि जितना थिक होगा ब्रिकवर्क उसी के ऊपर तो आप सील बैंड करोगे। मेरे पास कुछ इमेजेस भी होंगे, फोटोज में देख लेते हैं अब हम, क्योंकि फोटो से जल्दी क्लियर होता है। देखो ये तो आपका ब्रिकवर्क स्टार्ट हो रहा है, ये आगे आप, ये भी नहीं, ये यहां पे पहुंचे आप सील बैंड पे, कि ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड बीम, यहाँ पे ग्राउंड बीम, ये आपने ब्रिकवर्क किया हुआ है इसके ऊपर, ये है क्या, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, ये वाला पोर्शन, ये दरवाजे के लिए ओपनिंग छूटा हुआ है अभी, तो इसके ऊपर ये डीपीसी हुआ है। It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. ये डीपीसी हुआ है। डीपीसी के नीचे कल हमने ब्रिकवर्क की बात किया था, ब्रिकवर्क। अब इसके ऊपर ये हो रहा है, ये जो लेवल है, ये यहां से प्लिंथ लेवल है 0.9 मीटर का, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सील बैंड। क्लियर है? आपका जो बीम का लेंथ वो है यहां से यहां तक, पूरा का पूरा बीम का लेंथ, ये मान लेते हैं एल मीटर। कलर चेंज करता हूं, दिखेगा, ये हो गया एल मीटर, कोई भी एक लेंथ हो गया। लेकिन सील बैंड तो इतना डिडक्शन होगा, तो हम इसको डिडक्शन कैसे करेंगे, लेंगे हम पूरा लेंथ, यहां से यहां तक हम लेंथ ही लेंगे, क्योंकि हम एक बार मेहनत कर दिए तो दो बार हम मेजरमेंट क्यों करें, कि एक बार ये मेजरमेंट करें फिर एक बार ये मेजरमेंट करें। इससे अच्छा है कि भैया पूरा ले लो और दरवाजे का साइज माइनस कर दो, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन हमने एक बार बीम की कंडीशन में निकाल चुका है, पूरा लेंथ लिया और हमने जो डोर का लेंथ है उसको माइनस कर दिया। आते हैं हमारे इस सेक्शन पे, देखते हैं किस तरीके से किया जाता है सील बैंड कंक्रीट। तो जिस जिस वॉल पे जो 200 mm वॉल का होगा वहां पे थिकनेस होगा 200 mm, और जो 100 mm का वॉल का थिकनेस होगा, यहां पे मैंने लिखा है कि अलग से, हाँ लिखा है देखो, फॉर 200 mm वॉल और 100 mm वॉल। तो जितने भी आपने 200 mm वॉल के लिए काम किया था, पूरा मेजरमेंट सेम एज इट इज कॉपी। ये जितने काम, ये जितने नंबर्स है ना, ये जितने काम है, इसको पूरा का पूरा उठा के आप वहां पे लिख दोगे सेम एज इट इज, बिना किसी करेक्शन के, क्योंकि आपने इसमें मेहनत कर चुका है। तो हम सील बैंड कंक्रीट में पहले 200 mm वॉल के लिए काम करते हैं, GB1, GB2, GB3, और दो डिडक्शन। विंडो डिडक्ट नहीं होता इसमें, ध्यान रखना। जब आपने ब्रिकवर्क किया था तो उसमें विंडो का साइज डिडक्ट किया था, क्योंकि ब्रिकवर्क में विंडो हट जाता है। जैसे कि आपको एक और फोटो दिखाता हूं, यहां पे देखो, जब आपने ब्रिकवर्क किया तो ये पार्ट तो ओपन है, तो आपने डोर और विंडो दोनों माइनस किए, क्लियर है। लेकिन जब आप सील बैंड कर रहे हो, सील बैंड लगा रहे हो, तो विंडो के नीचे भी तो सील बैंड होगा ना, विंडो के नीचे भी सील बैंड होगा, यहां पे भी सील बैंड है, तो सील बैंड डिडक्शन नहीं होगा। तो हम यहां पे सिर्फ डोर डिडक्शन करते हैं। देखो यहां पे डोर पे, यहां कुछ नहीं है, तो हमने जितने भी डोर आपने बनाए हैं वो डोर सारे डिडक्शन कर देंगे हमारे 200 mm वॉल के ऊपर सील बैंड कंक्रीटिंग निकालने के लिए। और सेम उसी तरीके से हम 100 mm वॉल के लिए भी काम करते हैं, कि 100 mm वॉल पे भी जितने उसमें अंदर डोर आ रहे थे, जैसे बाथरूम का दरवाजा और किचन के दरवाजे, जो अंदर रूम के दरवाजे हैं, बेडरूम के दरवाजे, वो सब 100 mm वॉल के ऊपर होंगे। तो सारे दरवाजे का जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे विड्थ आ जाएगा 100 mm, और यहाँ पे
हाइट आ जाएगा 0.15 और सील बैंड क्या हो जाएगा, लेंथ जो आपका बीम का लेंथ था, विड्थ में 100 mm आ जाएगा। कंक्रीट निकाल रहे हैं ना, इसलिए हमको वॉल्यूम निकालना है। कंक्रीट निकालें, चाहे वो 100 mm के ऊपर निकाले चाहे 200 mm के ऊपर निकाले, हम वॉल्यूम निकालेंगे। और हाइट 150 mm तो दिया ही था, और सेम उसी तरीके से यहां पे भी जो लेंथ आपका बीम का लेंथ एक बार कैलकुलेट कर दीजिए, ग्राउंड बीम के समय वही लेंथ चलेगा, और हाइट भी 0.15 मीटर। और नंबर्स, जितने नंबर्स के आपके पास बीम हैं वो नंबर्स यहां पे कैलकुलेट करके लिखते जाएंगे। सेम अब ये कंक्रीट जो आपने किया है, अब आपने जो कंक्रीट किया है, अब ये किस कंक्रीट में तो शटरिंग लगाना पड़ेगा ना हमको। जो सील बैंड है हमको दोनों साइड शटरिंग लगाना पड़ेगा। अब दोनों साइड शटरिंग लगाना है तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, कल हमने बात किया था एक साइड लगाना है, इसी की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे शटरिंग लगाना है, तो शटरिंग लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ये पूरा लेंथ चाहिए, ये पूरा लेंथ चाहिए। तो लेंथ में क्या है, सिर्फ रनिंग मीटर है, लेकिन शटरिंग तो एरिया में निकलता है, तो मेरे को हाइट भी चाहिए, हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट निकल जाएगा शटरिंग, लेकिन एक साइड का निकलेगा। इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइड का निकल जाएगा। नीचे तो ब्रिक वर्क रहेगा, ऊपर हम लगाते ही नहीं है शटरिंग। तो शटरिंग कैसे निकलेगा, सील बैंड शटरिंग। सील बैंड शटरिंग निकालने के लिए अगेन जिस तरीके से आपने 100 mm वॉल के लिए काम, 100 mm 200 mm वॉल के लिए जो ब्रिक वर्क का मेजरमेंट लिखा था, जिसको कंक्रीट में कैरी फॉरवर्ड करके लाए थे, वही लेंथ और वही हाइट हम ले आएंगे। विड्थ माइनस कर देंगे, विड्थ हम हटा देंगे, यहां विड्थ रहेगा ही नहीं, यहां विड्थ नहीं रहेगा क्योंकि हमको एरिया निकालना है। और नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जो आपका यहां नंबर था, ये नंबर वॉल हो रहा था तब तक नंबर ठीक था, ऊपर कंक्रीट हो रहा था, लेकिन अब शटरिंग लगाना है तो दोनों साइड शटरिंग लगेगा, इधर भी और उसके बैक साइड भी। ये पूरा प्रैक्टिस जब हम फील्ड में जाके करते हैं ना, कि दिखता है चारों साइड। अभी आपको और दिखाऊंगा, मैं सारे फोटोज आपके लिए मैं लेके आया हूं कि बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, किस तरीके से जो काम किया जाता है, कॉलम किस तरीके से होगा, फिर ये जो कॉलम की कास्टिंग किस तरीके से होती है, बहुत सारे फोटोज मैंने आपके लिए लेके आया है बोर्ड पे। और जो फील्ड में समझाना बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाओ यार, तभी तो मजा आएगा मुझे कि आप लाइक करते जाओगे, इसको शेयर करते जाओगे, अपने दोस्तों को बुलाते जाओगे, तभी तो हम जितनी ज़्यादा लोगों के साथ पढ़ने में मजा आता है ना ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो लिमिटेड सीट है, एक क्लासरूम में 20 लोग बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर एक लोगों को समझाना है, हर एक लोगों को अचीव करवाना है उनके टारगेट नॉलेज तक, इसलिए वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन तो आप अकेले घर में बैठे हो, मैं अकेले आपको यहां से समझा रहा हूं, तो हम ऑनलाइन यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, कहां पहुंचे थे हम, यहां हम पहुंचे थे सील बैंड कैलकुलेट कर रहे थे। तो सील बैंड की शटरिंग हमने यहां से देख लिया। सील बैंड के शटरिंग के लिए 2 इंटू नंबर, कि जितने नंबर्स ऑफ सील बैंड है दोनों साइड हमको लगाना है, लेंथ इंटू हाइट। सेम उसी तरीके से 100 mm के लिए भी। अब यहाँ पे लेंथ जो यहाँ पे विड्थ है वो तो रहेगा ही नहीं, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं 100 mm और 200 mm के लिए, लेकिन हमने डिफरेंस करके क्यों रखा है, ताकि हम यही से ही मेजरमेंट उठा सकें। सील बैंड कंक्रीट का ही पूरा मेजरमेंट उठाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, वहां से पूरा विड्थ को हटा दो, जितने भी विड्थ थे 200 mm ये सब हमने हटा दिए, और नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा निकल गया क्या, शटरिंग। इसके आगे बात करते हैं, सील बैंड के बाद भैया लिंटल बीम है। अब लिंटल बीम जहां जहां के लिए है, लिंटल बीम जिस तरीके से आपने सील बैंड निकाला था उसी तरीके से लिंटल बीम निकालेंगे। लेकिन इसमें एक और नॉलेज की बात है कि लिंटल बीम, ये देखो दिख रहा है, कहां गया ये, सील बैंड को करते वक्त हमने दरवाजे का डिडक्शन किया था, यहां पे सील बैंड नहीं लग रहे हैं, यहां पे सील बैंड नहीं लग रहा है, लेकिन देखो लिंटल बीम लगा हुआ है। तो जिस तरीके से हमने ग्राउंड बीम का कैलकुलेशन निकाला था उसी तरीके से लिंटल बीम का कैलकुलेशन निकालेंगे। बस लिंटल बीम का क्रॉस सेक्शन, उसकी विड्थ और उसकी हाइट चेंज होगी, बाकी लेंथ सेम एज इट इज आएगा। जिस जिस जगह पे ब्रिक वर्क हुआ है उन सारे जगह पे हम लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं। एक उसके पीछे रीजन भी है कि जो ब्रिक वर्क है ना, ये ब्रिक वर्क की हाइट एक बार में 1.2 मीटर, एक बार में
1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो हाइट है ये 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यदि आपने पूरा ब्रिकवर्क एक साथ कर दिया और इनकेस इन फ्यूचर अर्थक्वेक आया या किसी कारण से उसमें अच्छे से कोलिजन हुआ जिसके कारण वो कोलैप्स हो सकता है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ना गिरे। यदि हमने बीच में डीपीसी दिया हुआ है, ऊपर एक लिंटल बीम दिया हुआ है, इसके ऊपर एक ब्रिकवर्क और है बीम का, वो देखता हूँ। देखो ये फुल ब्रिकवर्क है कि ये सिल लेवल, ये लिंटल लेवल और ये स्लैब, ये लिंटल और ये सिल, तो तीनों अलग अलग पार्टीशन हो गए। और जैसे ही पार्टीशन होता है तो क्या कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है, तो हमने इसमें फुट डाल दिया, तो ये वीक हो गए। वीक किसमें? कोलैप्स होने पे। स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पार्टीशन है। यदि यहां पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ यही पोर्शन कोलैप्स होगा, नीचे वाले से मतलब ही नहीं है। और अर्थक्वेक भी आता है तो यदि मूवमेंट ज़्यादा है तो सिर्फ एक ही पार्ट कोलैप्स होगा, नीचे वाले पार्ट्स कोलैप्स नहीं होंगे। और यदि हमने पूरा का पूरा ब्रिकवर्क एक साथ ही कर दिया है, ये पूरा ब्रिकवर्क एक साथ ही है, ये पूरा एक साथ ब्रिकवर्क है, यहाँ पे भी ना हमने लिंटल बीम भी नहीं दिया, सिल बैंड भी नहीं दिया, और यदि पूरा ब्रिकवर्क एक साथ है तो क्या होगा, थोड़ा भी मूवमेंट हुआ तो ये एक साथ गिरेगा, तो पूरा कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम जो पार्टीशन है हाइट वो 1.2 मीटर तक हर जगह करेंगे। ये नॉर्म्स हैं, ये प्रैक्टिकल के नॉर्म्स हैं, करते हैं नहीं करते हैं ये अलग मैटर है। जैसे कल हम बात किए थे कि जैसे हमको सुबह 7 बजे उठना चाहिए, रेगुलर अच्छे काम करने चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए, हेल्दी डाइट खाने चाहिए, बीड़ी गुटखा पान पराग शराब तंबाकू नहीं खाने चाहिए, लेकिन लोग करते हैं ना, खाते हैं साले, फिर भी वो मतलब उनको कितना समझाओगे। उसी तरीके से जो नॉर्म्स हैं वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। इट्स ऑलवेज कॉल्ड प्रिकॉशन इज द बेस्ट देन अ क्योर, कि सुरक्षित रहना ज्यादा उचित है ट्रीटमेंट से। कोरोना समय मास्क पहनो, घर पे रहो, ज्यादा उचित है। लेकिन यदि आप जाके भीड़ में जाओगे, मार्केट जाओगे, ऐसे जगह जाओगे जहां कोरोना हो सकता है, तो उस कोरोना होने के बाद ट्रीटमेंट खर्चीला है, वही पूरे प्रोसेस हैं। तो सील बैंड भी निकालने का तरीका, लिंटल बीम कंक्रीट निकालने का भी तरीका, लेंथ जिस वॉल पे वो हो रहा है उस पूरे का, ये देखो ये पूरा लेंथ, विड्थ 200 mm वॉल के ऊपर है तो 200 mm विड्थ हो जाएगा, 100 mm वॉल के ऊपर है तो 100 mm हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा वॉल होगा उतना ही तो थिकनेस में हम कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे। और हाइट एज पर स्टैंडर्ड जो हमने नीचे ड्राइंग पे बात किया था, किस किस वॉल पे कौन कौन सा हाइट है, हर चीज कंसीडर किया जाता है। तो विड्थ 100 mm वॉल के लिए तो 200 mm और लगभग हाइट 150 mm है, तो ऑन एन एवरेज में लिख रहा हूं अभी। आप जब एस्टिमेशन निकालोगे तो इसको एक्चुअल लिखोगे। और यहाँ पे नेक्स्ट है 100 mm वॉल के लिए लेंथ तो सेम होगा, विड्थ हो जाएगा 100 mm, हाइट भी हो जाएगा 100 mm, जैसे कि उस ड्राइंग पे दिया हुआ है। ये हो गया आपका सील कंक्रीट, लिंटल का कंक्रीट। और बीम निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर, जैसे ग्राउंड भी निकाले थे, जैसे सील बैंड का शटरिंग निकाले थे, उसी तरीके से हम लिंटल का भी शटरिंग निकालते हैं कि नंबर इंटू 2 से, क्योंकि दोनों साइड लगाना होता है। एक साइड का एक बार लिखेंगे, दोनों साइड तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेंथ और इंटू हाइट, कि ये पूरा का पूरा लेंथ इंटू हाइट, तो एक साइड लग गया। और इसी के ही दूसरे साइड लगाना है, उस साइड, क्योंकि नीचे तो ब्रिक वर्क है, ऊपर से कंक्रीट डालेंगे तो ऊपर भी नहीं लगता, नीचे भी नहीं लगता, सिर्फ एक लेफ्ट साइड लगता है और एक राइट साइड लगता है। ये तो लग गए, लेकिन यहां पे आप देख रहे होगे ये नीचे खाली है, ये नीचे खाली है, तो हम यहां से भी ना शटरिंग लगाते हैं। यहां से हम 2-2, 3-3 वर्टिकल प्रॉप्स लगा के नीचे बॉटम लगाया जाता है, तो इसको एडिशन में लिया जाता है, ऐड किया जाता है। तो शटरिंग पे यहां पे आप देखोगे कि 200 mm वॉल पे विंडो का एडिशन हुआ है, डोर का एडिशन हुआ है। 100 mm वॉल पे भी विंडो का एडिशन हुआ है, डोर का एडिशन हुआ है। ये लेंथ तो क्या होगा, ये डोर का लेंथ होगा। यदि ये 1.5 मीटर है, यदि ये 1.5 मीटर है, ये 1.2 मीटर है, इसका विड्थ लेंथ कह सकते हो आप, डोर का लेंथ। और नीचे बॉटम है, तो ये जो हाइट है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, ये हाइट है, ये हाइट नहीं आएगा, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये लेंथ के बाद यहाँ विड्थ होगा।
It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. विड्थ यहां पे W, ये विड्थ 200 mm है, तो 200 mm के लिए विड्थ क्या हो जाएगा 200 mm, 0.2 यहां पे भी हो जाएगा 0.1 और 0.1। बॉटम पे लग रहा है ना, बॉटम पे जितना उसका थिकनेस है उतने पे स्ट्रिंग लगाएंगे ताकि कंक्रीट उसमें होल्ड कर सके। तो यहां पे हमारा विंडो एडिशन, डोर एडिशन, विंडो एडिशन, डोर एडिशन। नीचे जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे है, डाउनलोड करके इसको करेक्शन कर लेना यार। कौन सा नंबर है देख लो, 23 नंबर है, 23 नंबर में आप कैलकुलेशन कर लेना। एक्चुअली मेरी टाइपिंग मिस्टेक है कि वो मूव नहीं करवा पाया। आगे बढ़ते हैं हम कि लिंटल बीम के बाद अब जो आज का हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, सुपर स्ट्रक्चर आज हम खत्म करने वाले हैं। तो पूरे सुपर स्ट्रक्चर का कॉलम कंक्रीट फ्रॉम पेडेस्टल टू स्लैब बीम बॉटम। क्या कर रहे हो, कॉलम कहां तक हम लाए थे, कल हमने कॉलम के कास्टिंग किया था, तो फुटिंग के ऊपर पेडेस्टल कॉलम ग्राउंड बीम तक हमने किया था। देखो यहां तक, इसमें इस फोटो में बात करें तो हमने ये कॉलम की कास्टिंग किया हुआ है अभी तक, बस फुटिंग से लेके पेडेस्टल कॉलम तक का ही मेजरमेंट हमने लिया हुआ है। अभी आपको ये पूरा लेना है, ये ग्राउंड बीम से लेके स्लैब के बीम के बॉटम तक, ये ग्राउंड बीम से लेके ये स्लैब बीम है ना, तो यहां तक आपको कॉलम की कास्टिंग लेनी है। इसका भी एक फोटो होगा, वो देखते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, ये पेडेस्टल कॉलम तक आपने काम कर लिया अपना, ये पेडेस्टल कॉलम तक आपने ये कास्टिंग कर लिया है। अब आपका एनजीएल कितना था, प्लिंथ लेवल का कल हमने बात किया था, हमने इसको रखा था 1 मीटर। और आपका स्लैब लेवल कितना है, यदि ये स्लैब लेवल है, स्लैब लेवल सेक्शन में देखे थे अभी, वो है 3 मीटर। लेकिन हमको कहां तक लेना है, बीम के बॉटम तक। देखो ये जो प्लिंथ लेवल है ये है 1 मीटर, और ये जो है स्लैब ये है 3 मीटर। ये जो स्लैब बीम का थिकनेस है ये है 0.35, 350 mm का आपका स्लैब बीम का हाइट है। तो हमको कॉलम यहीं तक लेना है बस। तो 1 मीटर प्लस 3 मीटर में हम 0.35 माइनस कर देंगे। तो इसको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि भैया ये 1 मीटर को ऐड किए, 1 मीटर 3 मीटर को ऐड किए और माइनस किए 0.35 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 3 + 1 4 मीटर में 350 mm माइनस कर दो तो हो जाएगा ये 3.65 मीटर। तो कॉलम का हाइट हो गया 3.65 मीटर। तो ये कॉलम का कंक्रीटिंग करना है, इस कॉलम की कंक्रीटिंग करना है। तो कंक्रीट करना है तो वॉल्यूम निकालना होगा, लेंथ विड्थ हाइट। तो कॉलम का लेंथ और विड्थ कितना होता है, उसका क्रॉस सेक्शन। आइए नीचे एक और फोटो उसमें देखते हैं। ये देखो, तो ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये उसका विड्थ और ये उसका लेंथ। तो विड्थ आपके ड्राइंग पे दिया हुआ है 0.45 और लेंथ दिया हुआ है 0.25 0.40 है यार, ये 0.40 ड्राइंग चेक कर लेते हैं एक बार, यदि कंफ्यूजन है तो। कहां पे मिलेगा कॉलम का सेक्शन, कहां पे मिलेगा, जल्दी बताओ। सेंटर लाइन ड्राइंग पे कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, देखो सेंटर लाइन ड्राइंग पे 400/250 है, लेंथ है 250 और विड्थ है 400। वापस आते हैं अपने फोटो पे, तो ये है 400 और ये है 250। और हाइट कितना है, ये हाइट पूरा का पूरा नीचे से निकाले थे ना अभी 3.65 मीटर है। तो 3.65 मीटर को हम कहां लिख देंगे अब, कॉलम कंक्रीट में आओ तो लेंथ हो गया 0.25, विड्थ हो गया 0.4, हाइट हो गया 3.65। नंबर्स ऑफ कॉलम अगेन ड्राइंग पे आओ, जैसे कि आपने पहले निकाला था नंबर्स ऑफ कॉलम, कि इसमें कौन कौन से C1 है। दो ही टाइप कॉलम है आपके पास, एक C1 है और एक C2 है, दो ही टाइप के कॉलम आपको दिया हुआ है। तो इसमें से कितने सारे C1 है और कितने सारे C2 आप निकाल सकते हो। देखो जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है C2, ये लिखा है C2, ये लिखा है C1,
ये लिखा है, कुछ लिखा है, याद दिख नहीं रहा, ये C1 लिखा है, ये C1 लिखा है। एक्चुअली AutoCAD का ड्राइंग और जब आपको मिलता है ना तो उसमें सब मेंशन होते हैं कि कहाँ कहाँ लिखे हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देख सकते हो। ये लिखा है C2, ये C2 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है। तो नंबर्स ऑफ C1 कितने हैं, नंबर्स ऑफ C2 कितने हैं, यहाँ पे आप नंबर लिख लोगे, यहाँ पे कॉलम में कंक्रीट निकल आएगा। अब कंक्रीट निकाले हैं तो शटरिंग भी निकालना पड़ेगा। रेनफोर्समेंट की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पूरा का पूरा उसको थंब रूल में निकालेंगे इन टाइम ऑफ एस्टिमेशन। अदरवाइज इसके बाद हम BBS भी आपको सब कंटिन्यू सिखाएंगे, तो आपको ये जो सेक्शन है ये हम अभी कंक्रीट निकाल रहे हैं और एस्टिमेशन पे सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट और शटरिंग ही बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो आगे लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि यदि आप आते हो तो बहुत आसान है यार सीखना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लर्निंग बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि ये दुनिया कायनात यही सिस्टम है, यदि आप अपना नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हो तो आप इस तरीके से जी रहे हो कि टीवी तो देख रहे हो आप, लेकिन रिमोट आपके भाई के हाथ में है, उसको जो पसंद है वो देख रहे हो। ये कोट है कि सबसे अच्छा कि यदि आपके लाइफ में लक्ष्य नहीं है तो ये आप उस तरीके का जीवन जी रहे हो कि आप टीवी तो देख रहे हो लेकिन दूसरे के पसंद से, कि उसको जो पसंद है जब उसको चेंज करने का मन कर रहा है वो चेंज कर दे रहा है और आप बस बैठ के मुख बधिर टाइप आप टीवी देख रहे हो। ये होता है जब लाइफ में टारगेट नहीं होता। लाइफ में टारगेट का मतलब कहां पहुंचना है। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि आप कहां हो और कहां पहुंचना है, और पूछो अपने आप से कि जाओगे कैसे, वो सवाल पूछो। प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है। इमेजिनरी रह के किसी कॉलेज को या एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेवलप यूर स्किल फर्स्ट। आप अपना स्किल डेवलप करो। देखो आप उस जगह पे पहुंचे होगे ना जहां आप पहुंचना चाहते हो। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जिस पोस्ट में आप पहुंचना चाहते हो, जिस डेस्टिनेशन में आप पहुंचना चाहते हो, जैसे कि यदि आपको गोवा घूमने जाना है तो आप किससे पूछोगे गोवा में कहां घूमना है? जो गोवा में घूमा हुआ है पहले से। तो उसी तरीके से आपको किस पोस्ट में पहुंचना है। लोगों को तो यही मालूम नहीं होता यार कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब साइट इंजीनियर नहीं होता। लेबर संभालने को सिविल इंजीनियर नहीं कहा जाता। CEO लेवल तक, प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक, जनरल मैनेजर लेवल तक, वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंचना एक करियर पाथ कैसे डेवलप होगा, सब लोग नहीं पहुंचते। मैं और भी आपको बात बता दूं कि बहुत सारे लोग तो आपके जो नियरेस्ट सिविल इंजीनियर होंगे ना वो सिर्फ लेबर ही संभाल रहे होंगे आज तक। क्या आपका भी टारगेट सिर्फ लेबर संभालना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंजीनियरिंग भी नहीं करना था, सुपरवाइजर लाइफ में भी बहुत अच्छा जी जाते। इंजीनियरिंग किया है तो आप अपनी टेक्निकल स्किल को बढ़ाओ और उस ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां पे आप डिजर्व करते हो कि कंपनी आपके कारण चले। आप कंपनी के कारण नहीं कि कोरोना ने आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे बहुत सारे इंजीनियर आज भी, पूरी दुनिया खाली नहीं हुई है, पूरी दुनिया जॉबलेस नहीं हुई है। उन लोगों को बाहर निकाल दिया कंपनी से जिसके रहते और ना रहते में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप रहो चाहे ना रहो, यदि आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मतलब आपकी कंपनी में आपकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ जो मैं आप आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। जीवन के अंत तक, एंड ऑफ लाइफ तक सीखते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप यदि मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि सीखते रहना बहुत जरूरी है। लाइक कर दोगे तो और मेरा उत्साह बढ़ते जाएगा यार, इस तरीके से टॉपिक आपके लिए और लाते रहेंगे। तो कॉलम शटरिंग कैसे लगाना है, कॉलम शटरिंग देख लेते हैं कि आपके फोटोज में किस तरीके से लगाया जाता है। क्योंकि रेफरेंस लेके पढ़ना ना थोड़ा आसान हो जाता है। यही चीज सिर्फ इतना ही चीज भी कॉलेज में हो जाता हर एक पार्ट को, क्योंकि करिकुलम तो बहुत शानदार है लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है ना, वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन सीखना बहुत जरूरी है। कि जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आपसे कहा तो क्या आप समझ पाए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? नहीं समझ पाए ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं यहां से आगे दौड़ते दौड़ते आया और यहां रुक गया, तो जिस फोर्स के कारण मुझे धकेला जा रहा है ना, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? ये प्रैक्टिकली नॉलेज है। अब यदि मेरे को कोई बता दे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि कोई फोर्स सडन इंपैक्ट के कारण अपना मूवमेंट बढ़ाता है, दैट इज इनर्शिया। इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में भी हर एक पार्ट को फील करके समझा जाता है। इंजीनियरिंग इज पार्ट ऑफ फीलिंग ऑल द पार्ट्स। CS लेके आदमी करोड़पति नहीं बन जाता। लोगों का ये सोचना है कि आज भी CS की वैकेंसी बहुत अच्छी है और वहाँ सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज के लिए काम करती है, USA के लिए काम कर रही है। स्पेशली US डॉलर कितना होता है? 1 रुपए का 75 रुपए। जिस तरीके से हमारे इंडिया में 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए एक बेसिक सैलरी है एकदम फ्रेशर की, एकदम गिरे हालत में, तो वैसे ही वहां पे $1,000 बेसिक सैलरी। $1,000 का मतलब कितना? 75,000 रुपए। वो बेचारे चिल्लर हैं। यू हैव टू फील इट। दे आर नॉट वर्किंग फॉर योर ओन कंट्री। वो किन के लिए काम कर रहे हैं?
पढ़े, पूरी जीवन यहां पढ़े और लेकिन काम कर रहे हैं फॉरेन के लिए, जो आज डॉलर बढ़ रहा है, रीजन यही है। जिस तरीके से यदि मैं अपनी बात करूं कि यदि मुझे आउटसोर्सिंग करना है तो मैं बांग्लादेश से करूंगा, पाकिस्तान से करूंगा, नेपाल से करूंगा, मैं 1 रुपए दूंगा, उनको मिलेगा 2 रुपए। वहां पे भी सैलरी तो 20,000 रुपये होगा ना, 15,000 रुपये होगा। लेकिन यदि मैंने किसी पाकिस्तानी को अपॉइंट कर लिया अपने सेंटर पे, क्या बोल के कि भाई तू काम वहीं से कर, काउंसलिंग काम कर ले, कि जितने मेरे इंजीनियर्स कॉल करेंगे तू वहां से रिपोर्ट करते जाना, जो भी इनका डाउट है वो वहीं से अपलोड करते जाना, जो डाउट सेशन है तू पाकिस्तान से ही ले, तो मैं पे करूंगा 10,000 रुपये, उसको मिलेगा 20,000 रुपये। उसके लिए तो वहां हाई अर्नर हो गया, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? अपने देश के दुश्मन के लिए। समझ रहे हो ये बातों को? और इंडियन में सिविल इंजीनियरिंग की सैलरी इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि वो इंडियन कंपनीज के लिए काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप एमएनसीज में जाओ, मल्टीनेशनल कंपनीज तक पहुंचो। मल्टीनेशनल कंपनीज में सैलरी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो मल्टीनेशनल के लिए काम कर रही होती है। जो भी अपने हायर करेंसी के लिए काम कर रहा होगा उसकी सैलरी हमेशा ज्यादा ही होगी। ये फील आप, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा यार। कॉलम शटरिंग की बात करते हैं, कॉलम शटरिंग कैसे निकालते हैं। तो कॉलम शटरिंग निकालने के लिए हम बात कर रहे थे, देखो यहां पे तो कॉलम के चारों साइड शटरिंग लगता है। ये लेंथ में लग रहा है, ये इसका विड्थ है, ये विड्थ में लग रहा है, ये उसके विड्थ में लग रहा है, तो 2 साइड विड्थ में लग रहा है। फिर ये उसके लेंथ में लग रहा है तो 2 साइड लेंथ में लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। तो 250 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 400, इसको ऐड करके कैसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ लिखते हैं, अच्छा लगता है। लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, कि जो आपका लेंथ और विड्थ है दोनों को ऐड कर दिए। ये हमने चारों को ऐड कर दिया, 1 लेंथ 2 लेंथ 1 विड्थ 2 विड्थ, तो 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ उसका पेरीमीटर हो गए, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये पूरे हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका निकल गया शटरिंग। तो शटरिंग निकालने के लिए लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2 इंटू हाइट, हाइट आपने यहां कैलकुलेट करके रखा हुआ है, हाइट आपने कैलकुलेट करके रखा है 3.65, यहां पे आप 3.65 लिख दोगे। It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. यहां पे आप 3.65 लिख दोगे तो आपका कैलकुलेशन शटरिंग निकल जाएगा। इसके आगे हम कल बात करने वाले हैं सेम टाइमिंग पे। ये रिपीट टेलीकास्ट कल मॉर्निंग पे भी होगा, जो भी आपको डाउट है वो आप वहां से जाके रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। और ये पूरा सेशन जो है एस्टिमेशन का, वो फ्री भी आपको दिया जा रहा है कि आप कुछ सीखें। सिखाना जरूरी है, इस इंडिया के सारे इंजीनियर को सिखाना। यदि आपके पास 3 महीने का समय है तो आप आइए सिविल गुरुजी, क्योंकि सिविल गुरुजी ने एक जवाबदारी अपने कंधों पे लेके रखा है कि आपकी फीस का 50% भाग हम प्लेसमेंट के बाद चार्ज करते हैं। प्लेसमेंट हम नहीं कराते हैं, ये एकदम एक सिंगल लाइन पे कह देता हूं मैं आपसे, क्योंकि आपको प्लेसमेंट 1 डे के लिए नहीं करना है कि आप पहली जॉब पालो बस। आपको प्लेसमेंट चाहिए जीवन भर के लिए। आप उतने कैलिबर हो जाओ कि आपको कभी भी कंपनी पे भागना ना पड़े कि यार मेरे को जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए। तो आज जॉबलेस वही है जो अपने घर से निकला नहीं है, या आज जॉबलेस वही है जिसने आज तक कुछ सीखा नहीं है। जो घर से निकलना जिसको आता है, जिसको सीखना आता है, वो कभी जॉबलेस हो ही नहीं सकता। रीजन मैं अपना खुद हूं कि फ्रॉम 23 जून 2013 में पास आउट हुआ मैं। 23 जून 2013 से 1 मार्च 2018 तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि मैं जॉबलेस रहा। मैंने कंपनियां चेंज की, क्योंकि कंपनी मेरे को प्रमोट करती थी। जब मैं कंपनी से बोलता था सर मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो कंपनी कह देती है यार मेरे पास कैलिबर नहीं है तेरी सैलरी बढ़ाने का, तू अपनी दूसरी, मैं देखो मेरा फ्रेंड है वो थोड़ा बड़ा काम करता है, वो को ज़्यादा सैलरी दे देगा। इस तरीके से मेरे को कंपनी में प्रमोशन मिला। उन्हीं के ही सर्कल में एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी होती है, जैसे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं अभी एक इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को इंस्टीट्यूट वाले कुछ मेरे जान पहचान के हैं। तो मैं यदि कोई ऐसा मेरे यहाँ मेंबर हो जो बोलेगा सर मेरे को मेरी सैलरी बढ़ाओ, और यदि मेरी कैलिबर ना हो तो मैं क्या करूँगा, उसको अपने किसी जान पहचान के यहाँ ही भेजूंगा। यदि मैं जब मेरा कैलिबर बढ़ जाए तो मैं उसको वापस अपने पास बुला लूँ। तो ये लेवल होता है कि कंपनी से टाई अप करना खुद का। वो रिलेशन कब बनता है, जब आपके पास टेक्निकल स्किल होता है, जब आप उस कंपनी को मॉनिटर कर रहे होते हो। सेम रीजन के साथ पूरी दुनिया पे आदमी का तरक्की होता है। यदि कोई ये कहता है कि ये सारे टेक्निकल नॉलेज जो हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो सारे बेकार हैं, तो ये एक लाइन पे कहूंगा कि यदि ये टेक्निकल नॉलेज बेकार है, जो भी एक आदमी भी यदि नीचे कमेंट में कह दिया ना कि सारे टेक्निकल नॉलेज बेकार हैं, तो हम ये सिस्टम ही बंद कर देंगे।
रीजन यही है कि कॉर्पोरेट में जो रिक्वायर्ड है वो हम सिखा रहे हैं, आपको वो सीखना है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। जब भी आपके पास 3 महीने का मौका हो आप ऑफलाइन भी आइए, अदरवाइज आपको घर में ही रह के सीखना है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। अभी कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस इज द बेस्ट ऑफर कि आपको 9,847 रुपए में 1 साल के लिए वैलिडिटी मिल जाता है, सारे कोर्सेज का एक्सेस, और साथ ही साथ आप ऑफलाइन पे आते हो तो उसका 50% डिस्काउंट भी हो जाता है। जितने ऑनलाइन वाले हैं वो ऑफलाइन पे आएंगे तो उनको बहुत अच्छा ऑफर है। वो ऑफर आपको बहुत जल्दी यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा किस तरीके से ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन के लिए ऑफर है। और जो भी ऑफलाइन में आना चाह रहे हैं मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हमारे ब्रेक के बाद अगले सेक्शन पे कल रात को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। एक चीज मैं आपसे इस साथ कहना चाहूंगा, मेरे साथ एक बात रिपीट जरूर कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगता है कि करना है खास। मैं आपसे बात कर रहा हूं, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे हमारे सुपर स्ट्रक्चर, स्लैब, बीम और उसके आगे के वर्क के साथ। नमस्कार।